तो बात करेंगे आज जिस टॉपिक की हम उस टॉपिक का नाम है डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र। और इस टॉपिक का जो एक एप्लीकेशन है जो हमें पढ़ना है आज वो है टू प्रूव द फॉर्मूला फॉर द फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला। यानी हमें पढ़ना है आज विमीय सूत्र की सहायता से किसी दी गई भौतिक राशि के लिए सूत्र का निर्गमन करना। आज हमें इस बात को पढ़ना है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र यह प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में मूल राशियां कितनी बार सम्मिलित हैं। The dimensional formula of the physical quantity shows how many times the another fundamental quantity is present in that particular physical quantity। यानी कोई अन्य भौतिक राशियां कितनी बार सम्मिलित हैं। तो इसके पहले की क्लासों में जैसा कि हमने बताया ही है विमीय सूत्र के दो उपयोग हैं। भाई किसी सूत्र को चेक करना वो सही है कि गलत, उसके लिए भी विमीय सूत्र का मदद लेते हैं हम लोग। दूसरा हम क्या, टू कन्वर्ट द यूनिट्स ऑफ वन सिस्टम इनटू द यूनिट्स ऑफ अनदर सिस्टम। यानी एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने के लिए भी विमीय सूत्र की आवश्यकता पड़ती है या हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम आज तीसरे एप्लीकेशन की बात करेंगे। जो तीसरा एप्लीकेशन है वो ये है कि किसी दी गई भौतिक राशि के लिए विमीय सूत्र की सहायता से सूत्र का निर्गमन करना। टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर द फिजिकल क्वांटिटी। यानी भौतिक राशि के लिए हमें एक सूत्र निर्गमित करना है। तो हमसे किसी ने पूछा अगर कि फाइंड, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जैसे कोई क्वेश्चन हमको दे दे कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल pendulum when it depends on the mass of bob, acceleration due to gravity and length of the string। ये हमसे किसी ने पूछ लिया कि किसी सरल लोलक के लिए आवर्तकाल का सूत्र निर्गमित कीजिए, जबकि वो जो सरल लोलक का आवर्तकाल है वो सरल लोलक के द्रव्यमान तथा धागे की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। इन्हें हमें फाइंड करना था टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला किसके, एक सिंपल पेंडुलम के। जबकि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है ये क्वेश्चन में बताते हैं हमसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉब यानी पेंडुलम का जो लोलक होता है उस पर निर्भर करता है, पेंडुलम यानी लोलक पर निर्भर करता है, और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है और धागे की लंबाई पे। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल आसान सा, यानी हमें इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। तो इन्हें हमसे ये तो बोला नहीं है कि मास कितनी बार आया है, लेंथ कितनी बार आया है, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी बार आई है। इन्होंने हमको ये नहीं बताया है कि उस टाइम पीरियड में हमारा लंबाई कितनी बार आएगा, द्रव्यमान कितनी बार आएगा और गुरुत्वीय त्वरण कितनी बार आएगा। इन्होंने सिर्फ हमसे बताया है कि जो आवर्तकाल है द्रव्यमान, धागे की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। यानी जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द थ्रेड और स्ट्रिंग, मास ऑफ द बॉब एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि हमें नहीं पता है अभी कि कौन कितनी बार सम्मिलित है, कितनी बार इंक्लूडेड है लेंथ, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लिखेंगे सपोज, हम मानेंगे सपोज टाइम पीरियड डिपेंड करता है डिपेंड्स ऑन द मास इन ए टाइम्स, मास में कितनी बार, ए टाइम्स, लेंथ ऑफ द थ्रेड और स्ट्रिंग की बात करेंगे, धागे की लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यानी मास के लिए हम रिप्रेजेंट कर लेंगे कि मास का डायमेंशन m होता है, या मास के लिए हम m भी लिख सकते हैं, छोटा सा m। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी l की बात करें, एक
b times and acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, due to gravity contains, contain लिखेंगे for c time, then टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, टाइम पीरियड हमने कहा सपोज टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करता है किस पे, मास a टाइम्स पे, मास a टाइम्स लिख सकते हैं, लेंथ a b टाइम्स और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितने टाइम, c टाइम डिपेंड करता है। तो डिपेंड करने का मतलब हमने सिंपल सा टाइम पीरियड को लिखा t, टाइम पीरियड के लिए हमने यूज किया t। किस पे डिपेंड कर रहा है, मास यानी द्रव्यमान पर निर्भर करता है, कितनी बार, a बार, लेंथ पे कितनी बार निर्भर करता है, b बार, और टाइम पर कितनी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कितनी, c बार। मतलब हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो टाइम पीरियड है वो मास कितनी बार कंटेन करता है, a टाइम्स, लेंथ b टाइम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी c टाइम्स। ये हमने माना है क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया था कि कितनी बार वो सम्मिलित है। तो हम इसको लिखेंगे तो हमें पता है आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो t इज इक्वल टू हो जाएगा m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। वेयर अगर हम बात करें तो k क्या होगा, k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, अनुक्रमानुपाती नियतांक, जहां पर k क्या है हमारा, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तो हम बात करें तो हमने सिंपल सी बात मान ली, हमसे इन्होंने कहा था कि टाइम पीरियड डिपेंड करेगा मास पे, लेंथ ऑफ द थ्रेड पे और स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द थ्रेड और स्ट्रिंग और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण पे। तो हमने लिख लिया भाई कि हमारा मास a टाइम्स आता होगा, लेंथ पे b टाइम डिपेंड करता होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे c टाइम डिपेंड करता होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दिया, मास a टाइम लेंथ b एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी c। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट यूज किया है और वो कांस्टेंट क्या है हमारा k। अब लिखेंगे इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे, ऑन राइटिंग द डायमेंशन ऑफ above physical quantities we have, हमारे पास क्या बचेगा, अगर हम उपरोक्त ये दिए गए समीकरण एक में जो भी राशियां हैं इनका अगर विमीय सूत्र लिखें तो हमें पता होना चाहिए कि जो टाइम पीरियड है वो एक तरह का समय है और समय की विमा कितनी होती है, m0 l0 t1। टाइम की जो विमा होती है m0 l0 t1। क्योंकि k कांस्टेंट है, नियतांक का कोई डायमेंशन इसमें नहीं है, डायमेंशन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि नियतांक हमारा नोन नहीं है, तो हमने k को ऐसे k एक न्यूमेरिक वैल्यू सपोज कर सकते हैं या एक ऐसा कांस्टेंट जिसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो आगे देखेंगे मास के लिए, तो मास का कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, इसकी पावर a है, लेंथ का सबको पता है l होता है तो इसकी पावर b हो जाएगी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चूंकि एक तरह का एक्सेलरेशन है तो lt-2 और इसकी पावर c। ध्यान से देखें तो m0 l0 t1 यहां क्या हो जाएगा, m a l b और यहां क्या आएगा l c t माइनस का 2c। फिर देखिएगा ध्यान से तो ऑन m0 l0 t1 हो जाएगा, यहां पर क्या आएगा m a, इसको देखें तो l b और ये देखिए c, जब भी हमें मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं, l की पावर b है, l की पावर c, तो l की पावर b प्लस c हो जाएगा, जबकि टाइम हमारा कितना आएगा माइनस का 2c। तो हम साथ साथ देख रहे हैं बेस सबके इक्वल है तो हम पावर्स को क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो यहां लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग पावर्स क्या हो जाएगा, देखिए तो a इज इक्वल टू आ रहा है 0, b प्लस c इज इक्वल टू क्या आएगा 0 और साथ साथ दिख रहा है -2 c इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा, यानी c इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/2 और इस माइनस का 1/2 को अगर हम यहां रख दें तो क्या देखेंगे b माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, इट मींस b इज इक्वल टू 1/2। मतलब हमें क्या दिखा कि हमने सबसे पहले क्या किया, हमें नहीं पता था
कि भाई वो मास पे कितने टाइम डिपेंड करता है, लेंथ पे कितने टाइम डिपेंड करता है, या ग्रेविटी पे कितने टाइम। तो हमने मान लिया a टाइम्स मास में, लेंथ में b, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में गुरुत्वीय त्वरण में c बार लंबाई में b और द्रव्यमान में a। हमने कह दिया कि प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे, कांस्टेंट हमने यहाँ k यूज कर लिया। फिर हमने क्या किया कि सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनके हमने डायमेंशन यानी विमा लिख ली। हमें पता है समय की विमा n0 l0 t1 और द्रव्यमान का m, लंबाई का l, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चूंकि गुरुत्वीय त्वरण है तो इसका lt-2 होता है। तो हमने देखा ये ma lb plus c t-2c आ जाएगा m0 l0 t1। घातों की तुलना करने पर यानी हम बात करेंगे ऑन कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमने क्या देखा कि a इधर a है और ये इधर कितनी है 0, तो a बराबर 0, b plus c बराबर इधर क्या देखा हमने 0, और माइनस का 2c किसके बराबर है 1 के, तो c इज इक्वल टू -1/2। जब मैंने इसमें पुट किया तो b -1/2 इज इक्वल टू 0, इट मींस b इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे ऑन राइटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में किसकी वैल्यू पुट करेंगे, देखें तो n की पावर a है, a की वैल्यू कितनी है 0, l की पावर कितनी है b, इसकी पावर कितनी है 1/2, g की पावर कितनी है c यानी माइनस का 1/2। t इज इक्वल टू देखें तो k इज इक्वल टू क्या आएगा, किसी की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, अगर किसी क्वांटिटी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होता है। तो m0 की जगह क्या आ जाएगा 1, लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं आएगा। l की पावर 1/2 है और नीचे g की पावर 1/2, क्योंकि हमें पता है यहाँ g की पावर -1/2 है, और जब ये चीज नीचे आएगी तो g की पावर +1/2, और किसी की पावर 1/2 का मतलब है कि उस पे क्या लगा है, स्क्वायर रूट लगा है। तो हमारा t का जो नया फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, k l/g। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमें यहाँ पर लिखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे हमने क्या देखा, जो k है इज इक्वल टू 2 पाई, सो हमारा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट के अंदर l/g। और ये हमने आसानी से विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक सूत्र का निर्गमन कर दिया, यानी एक सूत्र डिराइव कर दिया, यानी एक फार्मूला को हमने निकाल दिया है। तो हम बात करें, अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक फार्मूला डिराइव करें और साथ में उन्होंने बताया हो हमको कि ये इस भौतिक राशि पर निर्भर करता है, यानी हमें फाइंड करना है किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या एक फॉर्मूला, और बोल दें कि वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर क्वांटिटीज पे जिसके नाम हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे इन्होंने दे रखा था कि टाइम पीरियड, मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, यानी जो सरल लोलक का आवर्तकाल है वो बॉब यानी जो हमारा लोलक होता है उसके द्रव्यमान पर, धागे की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। सिर्फ इन्होंने हमसे इतना बताया था, तो हमने मान लिया, हो सकता है हमसे कि कोई गलती ना हो, यानी हम सबको एक एक मान लेंगे तो गलती है, दो दो मान लेंगे तो गलती। हमें तो नहीं पता कि कितनी बार इसके फॉर्मूले में क्या आएगा, द्रव्यमान आएगा या लेंथ आएगी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण आएगी। तो हमने क्या करा, हमने मान लिया कि भाई जो मास है वो इस फॉर्मूले में a बार आता होगा, जो लेंथ है वो b बार, यानी जो मास है a टाइम्स आता होगा, लेंथ यानी लंबाई b टाइम्स आता होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी c टाइम्स आता होगा। हमने प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगाया समानुपाती पर, t समानुपाती m की पावर a l की पावर b g की पावर c। हमने कहा एक प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाने के लिए एक कांस्टेंट हमने k लगा दिया, और हमने लिखा ऑन राइटिंग द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। हमें पता है मास का लिए क्या होता है a, लेंथ के लिए b होता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का lt-2, और यहाँ m0 l0 t1, क्योंकि यहाँ से टाइम पीरियड यानी टाइम है। ये ऐसे ही रह गया, n की पावर a थी तो a हो गया, l की पावर b थी तो b हो गया, l की पावर c तो c हो गया, t की पावर -2c। हमें पता है कि जब भी पावर्स का पावर होता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो अब इधर देखें, हमें l गुणे में गाते जुड़ती है, मल्टीप्लाई होता है तो पावर साइड l की पावर b + c t-2c। तो हमने क्या करा, ऑन कंपेयरिंग द पावर्स क्या होगा, a इज इक्वल टू दिख रहा हमें 0, b + c इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू -2c, सिंपल सी बात है, -2c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू माइनस का 1/2 आ जाएगा।
तो सिंपल सी बात है, इस c की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो b c की जगह -1/2 इज इक्वल टू 0, इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में, b इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। हमने लिखा उपरोक्त समीकरण 1 में a b c का मान रखेंगे इनकी सहायता से। ऑन राइटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, k m की घात a है यानी a का मान 0, l की घात b है जिसका मान 1/2 है, g की घात c है जिसका मान यानी जिसकी वैल्यू -1/2 है। ये माइनस है नीचे आएगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, और हमें पता है किसी की घात अगर आती हो तो वो स्क्वायर रूट के अंदर लिखी जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट अगर हमें पता है कि वास्तव में इस फार्मूला जो भी आ रहा है उसमें कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, तब हम लिखेंगे, नहीं है तो यहीं पर ये हमारा फार्मूला करेक्ट है, इतना प्रूव कर देंगे हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो हमने लिख लिया k is equal to 2 pi, so t is equal to 2 pi under root L upon G, और ये सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र हमने निर्गमित यानी निकाल दिया है किसकी सहायता से, विमीय सूत्र की सहायता से। यानी ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला इजीली हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम।